स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गमन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। अब आज से हम रेगुलरली मैं अपने वीडियो अपलोड करूंगी। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। आज हम पढ़ रहे थे डीएनए और आरएनए के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको कुछ ओवरव्यू दिया था डीएनए के कि जो डीएनए होता है वो बेसिकली हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके लिए हमारा डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इतना तो हम सभी 9th और 10th में पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बेसिकली डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उनको डिफरेंशिएट भी करेंगे कि वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, देखिए, जो हमारा डीएनए होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डीएनए की संरचना है वो किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। और इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी प्रदान किया गया था। ठीक है, ये तो आपने सुना होगा, हम पढ़ते रहते हैं। जब हम 12th में भी आते हैं तो जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार आता भी है। ठीक है, तो देखिए, जो डीएनए होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि ये जो होता है, हम अगर शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं अपने आप को, तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि इसके लिए हमारे डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉट इवन बाहरी, इवन यहाँ तक ये बोलते हैं कि जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो डीएनए होता है ये बेसिकली किसी एक पार्ट में नहीं पाया जाता है। ये जो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल पाई जाती है उन सभी सेलों में ये डीएनए प्रेजेंट होता है। और बेसिकली बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस में जो हमारी सेल होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें बेसिकली ये मेन रूप से प्रेजेंट रहता है और कुछ पार्ट इसका माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका डीएनए और आरएनए है वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं और क्या क्या इनमें पाया जाता है। ठीक है, देखिए, जो हमारा डीएनए है वो बेसिकली उसको हम पूरा बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो आपका आरएनए होता है वो बेसिकली इसके अंदर पाया जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये तो सभी को क्लियर रहता है कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी शुगर है बेसिकली यहाँ राइबो, ये जो इतना हम इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए हम क्या पाएंगे। देखिए, हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। ये जो डीऑक्सी होता है यानी कि डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, यानी कि जो डीएनए में होती है शुगर वो बेसिकली डीऑक्सीराइबो शुगर पाई जाती है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन हटा दिया जाता है। डी यानी कि डी लगा, यानी कि जो ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का जो पार्ट होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है और मतलब ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो रिप्लेस कर दिया जाता है और जो राइबो शुगर है उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिप्लेस नहीं होता है। ठीक है, और इसको हम और आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे और डिटेल में। अब हम इसमें देख लेते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। हम कहते हैं कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, ये जो आपका हम दो पार्ट में तोड़ा था हमने कि ऊपर डीऑक्सीराइबो और राइबोज और इधर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देखिए, ये पार्ट तो हमारा
शुगर का हो गया। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्योंकि ये जो डीएनए होता है ना उसका ये न्यूक्लियोटाइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यानी कि कह सकते हैं कि डीएनए की संरचना में न्यूक्लियोटाइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसके बारे में जानना हमारे लिए मस्ट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअल में। देखिए इसके भी सब कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इसमें आपका नाइट्रोजनस बेस, सेकंड है आपका शुगर और ये थर्ड है आपका फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए आप अक्सर पढ़ते रहते होंगे कि जो कई बार आपने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दो पार्ट्स पढ़े होंगे, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो बेसिकली तीन सब कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो हमारे न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो क्या होता है, अगर हम इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा देते हैं बेसिकली, यानी कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर जो हमारी होती है ये दोनों मिलकर हमारे न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अगर इसमें हम फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको नंबर बाय नंबर पढ़ लेते हैं। जो हमारे नाइट्रो, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस के बारे में। देखिए जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, शायद नहीं बताया है, जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर आपने जब 9th-10th में एग्जाम दिए होंगे या जो स्टूडेंट्स बायो से हैं वो जानते हैं कि हमारे जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 3D मॉडल है, यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दो चेनें आपस में इस तरीके से राउंड राउंड जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो फुल हम पढ़ेंगे यानी कि पूरे डिटेल में पढ़ेंगे उसके लिए ज़रूरत नहीं है, तब आपको क्लियर हो जाता। लेकिन हम क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एमपीपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है और अगर हम चाहें तो उस पर 4 वीडियो हम बना सकते हैं, लेकिन हम किसी भी मेडिकल एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, और जो बेसिकली जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो बेसिकली आर्ट्स साइड से होते हैं, तो उनको इतने ईजिली समझ में नहीं आएगा। सिर्फ बायो के स्टूडेंट्स को ये समझ में आसानी से आएगा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनको नहीं आएगा, बट उतना हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो अपने जुड़े रहते हैं, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके ये जुड़े रहते हैं आपके, ये हमारे बेस होते हैं, यानी कि एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे ये जो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, यानी कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, सॉरी मैं बताना भूल गई, प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन्स। ठीक है, तो देखिए जो प्यूरिन्स होते हैं उसके अंदर हम एडेनिन और ग्वानिन को कंटेन करते हैं, जो पायरीमिडीन्स होते हैं उनके अंदर हम साइटोसिन और थाइमिन को कंटेन करते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा आरएनए होता है इसमें क्या होता है कि जो प्यूरिन्स और पायरीमिडीन्स होते हैं उसमें डिफरेंशिएशन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपकी प्यूरिन्स है उसमें एज इट इज एडेनिन और ग्वानिन रहता है, लेकिन जो आपकी पायरीमिडीन्स होता है उसमें थाइमिन की जगह आपका यूरेसिल ऐड हो जाता है, यानी कि आपका थाइमिन रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह यूरेसिल ऐड हो जाता है, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन एडजस्ट का तस रहेगा और साइटोसिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक है, अब हम आपको देख लेते हैं शुगर। सेकंड पार्ट है हमारा शुगर, यानी कि नाइट्रोजनस के पास थर्ड आता है आपका शुगर। मैं आपको बताना भूल गई कि जो हमारा डीएनए होता है वो बेसिकली पॉलीमर होता है, यानी कि पॉलीमर इन द सेंस बहुत सारे मोनोमर्स मिलके
एक चेन बनाते हैं, यानी कि बोल सकते हैं जो हमारी घर की दीवार होती है, जैसे इस तरीके से समझ लेते हैं। तो जो जो ब्रिक्स होती है, मतलब हम बहुत सारे ब्रिक्स मिला के ही तो एक दीवार का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से हमारे मोनोमर्स होते हैं, जो बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे आपको बता दूं, मोनोमर्स इन द सेंस नाइट्रोजनस बेस, बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपके, सॉरी नाइट्रोजनस बेस नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं आपके, वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके पॉलीमर का निर्माण करते हैं। यानी कि जो डीएनए होता है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड आता है आपका शुगर। हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोटाइड, इसमें हमने 3 कंपोनेंट्स देखे थे, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जो शुगर होती है ये बेसिकली हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे डीएनए में बेसिकली पेंटोज शुगर पाई जाती है। पेंटोज शुगर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि उसमें 5 कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं। इसकी संरचना के बारे में आपको बता दे रही हूँ। देखिए इसका जो कुछ स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ आपका 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये आपका 5वां कार्बन। यानी कि अब देखिए ऐसे समझ लेते हैं, OH OH H OH H और ये H। ठीक है, अब देखिए आपको समझ आ रहा है, ये है आपके पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा मैं बड़ा बना दे रही हूँ। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है आपके पेंटोज शुगर का, ऐसा ऐसा, ये और ये। यानी कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ आपके कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 कार्बन, 2, 3, 4 और 5 मैं आपको बता रही हूँ, ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं। देखिए OH H OH H OH H और H और यहाँ होगा आपका CH2OH। ये तो हो गया आपकी पेंटोज शुगर का डायग्राम। ठीक है, देखिए अब हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि C5 और H देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि H10 और ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 ऑक्सीजन हो गई। ये हो गया हमारी राइबोज शुगर। अब देखिए हम पढ़ते आ रहे हैं पूरा जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए को बोलते हैं राइबोज शुगर। ठीक है, तो देखिए राइबोज शुगर में क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना वो रिप्लेस नहीं होता है, यानी कि ये डायग्राम जस का तस रहता है। लेकिन जैसा कि आप पढ़ रहे हैं डीएनए में हम पढ़ते हैं डीऑक्सी, यानी कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ हम बेसिकली अपना एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा ये हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर। यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल थे वो आपके 4 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, ये तो हो गया शुगर के बारे में। अब हम थर्ड आते हैं आपका पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप, सॉरी देखिए जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर मिलके आपकी क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं और फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया जाता है तो नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं
और अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो फॉस्फेट ग्रुप कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ फॉस्फोरस है। तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसकी वैलेंसी होती है 5। तो ये इस तरीके से रहता है, ठीक है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, तो इतना उसके स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी। हालांकि ये आता नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि हम किसी भी मेडिकल एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ MBBS को टारगेट कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा डीपली हमारे लिए पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ अपने सिलेबस को कंटेन करेंगे, यानी कि सिर्फ अपना सिलेबस में जो दिया है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो DNA का, देखिए इस तरीके से होता है। मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपके प्राइमर्स होते हैं। जब अगर आपने बायोलॉजी से आप अगर कोई भी स्टूडेंट हो तो वो तो उन्होंने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। तो ये जो होते हैं ये हमारे प्राइमर्स होते हैं, और यहाँ पे आपके बेसिस जुड़े रहते हैं, मैं यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन और ग्वानिन, यानी कि DNA में आपका एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ाव रहता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये किस तरीके से जुड़े रहते हैं, यानी कि इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरे स्ट्रक्चर में रहते हैं, ठीक है। ये अपना रहता है, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं बेसिकली DNA के कार्य के बारे में, यानी कि ये क्या वर्क करता है हमारी बॉडी में। ये बेसिकली मैं आपको बार बार बताती जा रही हूँ कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लिए जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए DNA हेल्प करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। और बेसिकली ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसकी यूनिट होती है जीन। अगर आपने MSc या BSc किया हो तो आप उसमें पढ़ते हैं कि ये इसमें पूरा डिटेल आपका दिया रहता है, लेकिन यहाँ पढ़ाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको उतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो DNA की जो यूनिट होती है वो जीन होती है, ये बेसिकली प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है। और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ है हमारी बॉडी का। अब हम आते हैं RNA के बारे में, ठीक है। RNA बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। नंबर होता है mRNA, सेकंड है आपका tRNA और थर्ड है आपका rRNA, ठीक है। जो आपका mRNA होता है वो बेसिकली मैसेंजर RNA होता है, यानी कि जो अमाइनो एसिड्स होती हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में इंपॉर्टेंट होते हैं, अमाइनो एसिड्स को चूज करने में ये हेल्प करता है। tRNA जो होता है वो बेसिकली ट्रांसफर करने का काम करता है, और rRNA जो होता है वो भी प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है, यानी कि राइबोसोमल RNA ये भी प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। इनका मेन वर्क यही होता है कि प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करना, ठीक है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो क्रिया होती है अभी आप नहीं पढ़ेंगे, ये हम जब MSc करते तब पढ़ते हैं PG डिग्री में कि ट्रांसक्रिप्शन में इनकी बहुत मेन रोल होता है। अभी हमारे लिए इतना ही पढ़ना सफिशिएंट है, ठीक है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि DNA और RNA में क्या डिफरेंस होता है, कि देखिए एक बार और बता देती हूँ डिटेल में। बेसिकली DNA में देखिए DNA और RNA में डिफरेंस, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है, और इसमें आपकी राइबोस शुगर पाई जाती है, ठीक है। मेन तो यही डिफरेंस होता है इसमें। ये बेसिकली न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये न्यूक्लियस और यानी कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में ये
ठीक है, ये तो था हमारा आज का डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर और उनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो डेली प्रोवाइड कराऊँ और मैं एक भी दिन स्किप नहीं करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करें।